भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा विषय है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले जमींदारी व्यवस्था को, जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन, उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी। इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम किसने आरंभ किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इजारेदारी प्रथा का शुरुआत की थी। अगला है बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया? तो बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में लागू किया था। किसे स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस को जो है स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था 1790 में शुरू की गई थी। कि कब लागू की थी? 1790 में। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ये 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था? ये जमींदारों के साथ समझौता किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम क्या थे? इसको इस्मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी भी कहते थे। अगला है चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। इसका मुख्य कारण था जमींदारों का भूक्षेत्र निर्धारित न होना। अगला है सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय था? स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। 1794 में ऐसा सिस्टम लाया गया था। अगला है किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? ये कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब हम लोग यहाँ देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ब्रिटिश शासन दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे अलेक्जेंडर रेड 1793 और टॉमस मुनरो 1809 और 1820। देखिए सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबद्ध थे? तो ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबद्ध थे। अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित था? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह ये प्रचलित था पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी भारत में। अगला अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की थी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ये प्रथा थी रैयतवाड़ी प्रथा। अगला है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारित किया जाता था। अब देखते हैं यहाँ माहलवाड़ी व्यवस्था को। भारत में तलुकदारी यानी माहलवाड़ी पद्धति के जन्मदाता हार्ट मैकेंजी था। 1822 में लागू किया था इसने। 1819 और 1822। माहलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन है, क्या क्या सही इसमें? या पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत के अधिकांश भाग पर लागू किया गया था, सही है। भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबद्ध थी, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी का ढांचा कहा जाता था। तालुकेदारी व्यवस्था का संबंध अवध से था। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। अगला है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई थी। कब की गई थी? 1839 में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया था 1885 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था 1900 में। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभाव को व्याख्या करता है? ये कथन है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। अगला है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो व्यक्तिगत कृषक, जमींदार और ग्राम समुदाय के पास। अगला बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भू धारक संपत्ति
एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। तो ये लिखा था हार्ट मैकेंजी ने। किसने लिखा था? हार्ट मैकेंजी ने लिखा था। अगला है औद्योगिकरण के संदर्भ में सही तथ्य है। यह प्रक्रिया 1813 में आरंभ हुई। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। सही है। बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुलाहों पर किए थे। दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र थे। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था के पिता कहा जाता मार्टिन बर्ड को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। यहाँ भूमि व्यवस्था उसके प्रवर्तक दिए हैं। तो आइए देखते हैं। इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, यानी ठेके पे जो व्यवस्था होती है वारेन हेस्टिंग्स ने। स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था टॉमस मुनरो ने। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं लॉर्ड मैकेंजी। बम्बई रैयतवाड़ी के जनक एल्फिंस्टन। बनारस का स्थायी बंदोबस्त जोनाथन डंकन। अगला है भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। आर.सी. दत्त थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? इन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अगला दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन क्या थी? तो उन्होंने इस बात का अभियत किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है? तो इसकी सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला है कौन दादा भाई नौरोजी के अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता? तो ये सर सैयद अहमद खान ऐसा नहीं करते थे। अगला कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. राणा डे विश्वास करते थे। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अगला ब्रिटिश शासन दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दिया जाना। अगला है सब इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए किया जाता था। अगला भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी निधियां इस होम चार्जेस की संगठक थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने तो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अगला भारत में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किया गया था रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा में या परिवहन में। अगला वर्ष 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में बम्बई में की गई थी। अगला पॉइंट है बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 की स्थापना कावची नाना भाई द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कावची भाई नाना द्वारा। अगला औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निर्यात अधिशेष की थी 1760 से 1947 के मध्य। अगला शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में लाए गए थे यूरोपियों द्वारा। अगला 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख पण्य वस्तुएं क्या थी? तो कपास था, रेशम, सोरा, अफीम। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण थे ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर। अगला 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्ष रिचर्ड स्टेची थे। अगला अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार। अगला 1916 में भारतीय उद्योग आयोग का गठन टी.एच. हालैंड ने किया था। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मदन मोहन मालवीय ने।